वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज हम बात करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट करके दे सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वीएमएस टीएमटी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है आईपीओ की डिटेल्स और कंपनी आखिर करती क्या है और कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है इस आईपीओ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वीएमएस टीएमटी करती क्या है। तो वीएमएस टीएमटी मैन्युफैक्चर करती है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड यानी कि टीएमटी बार्स इनके भयाला विलेज में, जो कि है अहमदाबाद गुजरात में। और टीएमटी बार्स होते हैं स्ट्रॉन्ग स्टील रॉड्स जो वाइडली कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस के कारण से। और टीएमटी बार्स को हम लोहे की सरिया भी कहते हैं। और कंपनी का मेनली बिजनेस ऑपरेट होता है गुजरात में, जहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी कमाती है। और लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने 95% का रेवेन्यू कमाया है बाय सेलिंग टीएमटी बार्स, और साथ में एक स्मॉल पोर्शन की कमाई हुई है सेलिंग स्क्रैप्स एंड बाइंडिंग वायर्स एंड बिलेट्स। वीएमएस टीएमटी दोनों रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के साथ डील करती है, जहां पर रिटेल सेल्स एक मेजॉरिटी रेवेन्यू का हिस्सा है। और साथ ही कंपनी के पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर एंड 227 डीलर्स हैं अक्रॉस गुजरात एक्सक्लूडिंग सौराष्ट्र एंड कच्छ। और साथ में ही कंपनी के पास एक रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट है कामधेनु लिमिटेड के साथ सिंस नवंबर 2022, जिससे कंपनी टीएमटी बार्स अंडर कामधेनु ब्रांड के नेम में बेच सकती है सिर्फ गुजरात में। लेकिन वीएमएस टीएमटी सौराष्ट्र एंड कच्छ में कामधेनु ब्रांड के अंडर में अपनी टीएमटी नहीं बेच सकते बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट हुआ था कंपनी और कामधेनु ब्रांड के बीच में। और बात की जाए टीएमटी बार्स के एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, तो वो है 2 लाख मैट्रिक टन्स, और ये है फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2024 का। और फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में था 35,741 मैट्रिक टन, सेकंड क्वार्टर में था 1,26,065 मैट्रिक टन, थर्ड क्वार्टर में था 1,60,321 मैट्रिक टन एंड लास्ट क्वार्टर में था 1,61,807 मैट्रिक टन। तो चलिए अब आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ ओपन होना है 17 सितंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 19 सितंबर को। इशू प्राइस है 94 रुपीज से 99 रुपीज पर शेयर का, और आईपीओ लिस्ट होगा बीएसई एंड एनएसई पे। इशू टाइप है बुक बिल्डिंग इशू। इशू साइज है 148.50 करोड़ का, काफी छोटा आईपीओ है ये। फ्रेश इशू है 148.50 करोड़, पूरा ये फ्रेश इशू है आईपीओ। और साथ में काफी छोटा आईपीओ होने के कारण ना इसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ है 96.28% और प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 67.19%। आईपीओ की अलॉटमेंट आएगा 22 सितंबर को, रिफंड इनिशिएशन हो जाएगा 23 सितंबर को, और जो शेयर्स है वो क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में 23 सितंबर को, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 24 सितंबर को। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले देखते हैं एसेट्स। मार्च 2023 में एसेट्स थे 227 करोड़ के, जो कि ग्रो हुए थे 284 करोड़ 2024 में, और मार्च 2025 में ये ग्रो होके हो गए थे 412 करोड़। और बात की जाए जून 2025 की, तो ये ग्रो होके 449 करोड़ हो चुके हैं। टोटल इनकम की बात की जाए तो मार्च 2023 में 882 करोड़ थी, ये मार्च 2024 में गिरकर 873 करोड़ आ गई। और जून 2025 में कंपनी की इनकम रही है 213 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो मार्च 2023 में था 4.20 करोड़ का, मार्च 2024 में था 13.47 करोड़ का, एंड मार्च 2025 में था 15.42 करोड़ का। और बात की जाए जून 2025 की, तो ये है 8.58 करोड़। ईबीटा की बात की जाए तो मार्च 2023 में था 21.91 करोड़, मार्च 2024 में था 41.20 करोड़, मार्च 2025 में था 45.53 करोड़, एंड जून 2025 में है 19.48 करोड़। नेटवर्थ की बात की जाए तो मार्च 2023 में थी 30.84 करोड़, मार्च 2024 में 346.51 करोड़, मार्च 25 में थी 73.19 करोड़, एंड जून 2025 में ये ग्रो होके हो गई 81.77 करोड़। अब बात की जाए टोटल बोरोइंग्स की, तो कंपनी मार्च 2023 में ओ करती थी 162 करोड़, मार्च 2024 में ग्रो होके हो गया 197.86 करोड़, एंड मार्च 2025 में ग्रो हो गया 275.72 करोड़। जून 2025 की बात की जाए तो ये हो गया 309 करोड़। अब बात करें इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो एसेट्स तो बढ़ रहे हैं लगातार, टोटल इनकम कम हो चुकी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो हो रहा है, ईबीटा की बात की जाए वो भी ग्रो हो रहा है, और नेटवर्थ भी ग्रो हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि 18.23 करोड़ से ये 47.14 करोड़ पे आ चुके हैं। टोटल बोरोइंग्स जो एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है
ये टोटल बोरोइंग्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं लास्ट कुछ सालों से कंपेयर किया जाए, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में इस शेयर पे पड़ सकता है। हालांकि इनका अभी लिस्टिंग गेन से उतना लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार फाइनेंशियल देखने से और भी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। तो चलिए अब देख लेते हैं कि लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है आईपीओ का, देन हम लेटेस्ट जीएमपी देखेंगे। तो आज 17 सितंबर यानी कि जो फर्स्ट डे आज आईपीओ ओपन हुआ था, आज क्यूआईबीज ने सब्सक्राइब किया 7.09x, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया 13.78x, स्मॉल एचएनआईज ने सब्सक्राइब किया 11.34x एंड बिग एचएनआईज ने सब्सक्राइब किया 15x। रिटेल की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन आया है 6.56x का। टोटल आज का सब्सक्रिप्शन स्टेटस है 8.40x। तो चलिए अब लेटेस्ट जीएमपी देखते हैं। वीएमएस टीएमटी आईपीओ के जीएमपी की बात की जाए तो आज फर्स्ट डे ऑफ आईपीओ में वीएमएस टीएमटी का लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है 22 रुपीज, जो कि है 22.22% और इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है 3300 रुपीज। ये 23 रुपीज से गिर के 22 आ चुका है, पर कोई ऐसे सोचने वाली बात नहीं है ज्यादा, क्योंकि आज फर्स्ट डे था आईपीओ ओपन होने का। मे बी कल या फिर परसों जब आईपीओ क्लोज होगा उसके पहले हमको अगर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिलता है तो जीएमपी को और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इस आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स। क्या ये आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगी या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की, तो स्ट्रॉन्ग टीएमटी सेक्टर ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया में काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है और साथ में टीएमटी सेक्टर एक अच्छी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि काफी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इस चीज को आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं। सेकंड है बैकवर्ड इंटीग्रेशन एडवांटेज, काफी ज्यादा इनहेंस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, साथ ही कंपनी कॉस्ट में और कंपटीशन में काफी अच्छे तरीके से रोल निभा रही है अपना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन यूज करती है, जिस कारण से कंपनी को अच्छा कंट्रोल मिलता है सप्लाई चेन के ऊपर, जिससे प्रॉफिट मार्जिन अच्छे ग्रो हो सकते हैं। थर्ड है रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी के वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्रेजेंस के साथ साथ 3 की डिस्ट्रीब्यूटर हैं और साथ में 227 डीलर्स हैं, जिस कारण से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन बन जाती है कंपनी की। और बात करते हैं फोर्थ की ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। तो कंपनी अपनी जो टीएमटी है वो सेल करती है कामधेनु नेक्स्ट ब्रांड लाइसेंसिंग के थ्रू, इस कारण से काफी अच्छी मार्केट क्रेडिबिलिटी बन जाती है, जिस कारण से ब्रांड रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा है कंपनी की, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से काफी ज्यादा कस्टमर ट्रस्ट एंड मार्केट पोजीशनिंग बन जाती है अच्छी। और साथ में जैसे अभी बात की थी कि बोरोइंग्स काफी ज्यादा है, तो आईपीओ का फंड्स मेनली यूज होगा रिड्यूस करने के लिए डेट लेवल्स, जिस कारण से कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ और फ्यूचर ग्रोथ की तरफ कंपनी इनिशिएटिव्स ले रही है। चलिए तो अब देख लेते हैं कंपनी के कॉन्स। तो वीएमएस टीएमटी आईपीओ के कॉन्स देखते हैं। तो फर्स्ट डिक्लाइनिंग रेवेन्यू कंसर्न, तो रीसेंट रेवेन्यू में डिक्लाइन देखा गया जैसे कि हमने अभी बात की थी, जिस कारण से काफी क्वेश्चन उठे मार्केट डिमांड एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और प्राइसिंग प्रेशर्स के ऊपर, जिस कारण से ये एक पोटेंशियल चैलेंज को इंडिकेट कर सकता है मेंटेनिंग ग्रोथ मोमेंटम एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। सेकंड है हाई फाइनेंशियल लेवरेज रिस्क, तो एक काफी ज्यादा बड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है 3.78% का, जो एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, और हैवी रिलायंस है बोरोड कैपिटल पे, जिस कारण से काफी ज्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस के कारण। थर्ड है जियोग्राफिक कंसंट्रेशन रिस्क, तो रेवेन्यू काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है गुजरात पे और ये लिमिट कर देता है जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन से, जिससे एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है एक सिंगल रीजनल मार्केट से और एक्सपोजर बढ़ जाता है लोकल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड रेगुलेटरी चेंजेस का। इसका मतलब यह है कि गुजरात की गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप लेती है जिसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रिलेशन कंपनी से है, तो एक इफेक्ट पड़ सकता है कंपनी पे, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। तो अब बात करते हैं फोर्थ ऑपरेशनल एंड वैल्यूएशन चैलेंजेस। तो कंपनी फेस करती है एक सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल हेडविंड्स, क्योंकि इबिटा मार्जिन काफी कम है, सिर्फ 5.91% की। इस कारण से कंपनी हाईली वल्नरेबल बन जाती है रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड वोलेटिलिटी के। लास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो एंड हाई पीई वैल्यूएशन मैट्रिक्स के कारण ये इन्वेस्टर्स को उतना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना लगे, पर जो फाइनेंशियल्स है वो अगर धीरे धीरे ग्रो होंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर, तो उस पे एक ये अच्छी कंपनी साबित हो सकता है। साथ में अगर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए अगर आप शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए बस अप्लाई कर रहे हैं तो गो फॉर इट, क्योंकि एक अच्छा लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट थोड़े कम कैपिटल के साथ, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसे हैं जिसके कारण अपना कंसर्न काफी बढ़ जाता है। तो आई होप गाइस इतनी डिटेल्स काफी होंगी आपको डिसाइड करने के लिए कि ये आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और साथ में ही आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।